कल ने लेखकों को वॉकर के नेतृत्व में एक स्टैंड अलोन सीक्वल बनाने के लिए कमीशन दिया और जॉन सिंगलटन को लाया। नए निर्देशक के रूप में फिल्मांकन में 1 साल की देरी हुई और उत्पादन स्थान मियामी में स्थानांतरण कर दिया गया, जहां टेरिस गिब्सन, जिन्होंने फिल्म बेबी बॉय में सिंगलटन के साथ काम किया था, को वॉकर के नए सहकलाकार के रूप में काम पर रखा गया और लंबे समय तक चलने वाले कलाकारों के सदस्य लुडाक्रिस को पेश करने वाली श्रृंखला में पहली प्रविष्टि थी। यूनिवर्सल ने तीसरी किस्त के लिए डीजल को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन अन्य परियोजनाओं द्वारा स्क्रिप्ट के प्रति अरुचि के कारण उन्होंने फिर से मना कर दिया। फिल्म बेटर लक टुमारो के लिए लीन के काम से प्रभावित हुए, जिसमें टोक्यो ड्रिफ्ट के साथ समान तत्व थे, जहां वॉकर या मूल कलाकारों के किसी अन्य सदस्य की वापसी को सुरक्षित करने में विफल रहने के बाद यूनिवर्सल ने फ्रेंचाइजी के रिबूट का आदेश दिया और पटकथा लेखक क्रिस मार्गस ने बाद में मुख्य रूप से कार के प्रति उत्साही लोगों के लिए श्रृंखला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, नए पात्रों को पेश किया और कार से संबंधित उपसंस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया और श्रृंखला को टोक्यो में स्थानांतरण कर दिया। जापान में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव उद्योगों में से एक ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर स्थानों में फिल्माया गया था। मोरिस साव वापस लौटे और डायरेक्टर जस्टिन के लिए काम पर रखा और जस्टिन ली को काम पर रखा के साथ समान तत्व साझा किए गए थे। इसके अलावा अभिनेता की प्रोडक्शन कंपनी को रिडिक चरित्र के अधिकार हासिल करने के बदले में श्रृंखला एक कैमियो उपस्थिति के लिए डीजल लाने में सक्षम थी, जहां तीसरी फिल्म फ्रेंचाइजी की आर्थिक रूप से सबसे कम सफल रही और इसका गुनगुना स्वागत हुआ और फ्रेंचाइजी का भविष्य अधर में लटक गया। जहां फ्रेंचाइजी से दूर डीजल ने द क्रॉनिकल्स ऑफ डेरेक, 2004 द पेसिफायर और फाइंड मी गिल्टी सहित कई बॉक्स ऑफिस या महत्वपूर्ण फ्लॉप फिल्में बनाई। यूनिवर्सल के साथ विचार विमर्श के बाद जोड़ी ने श्रृंखला को पुनर्जीवित करने में रुचि दिखाई। डीजल पर हस्ताक्षर करने और लीन की वापसी को पुष्टि करने के बाद यूनिवर्सल ने पहली फिल्म के लिए मूल सहकलाकारों को ट्रैक करने के लिए काम किया और 2008 के मध्य में वॉकर, मिशेल रोड्रिग्स और जोर्डाना ब्रूस्टर को फिर से साइन किया गया। वॉकर शुरू में 6 साल बाद फ्रेंचाइजी में फिर से शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन डीजल ने उन्हें आश्वासन दिया कि फिल्म को पहली सच्ची अगली कड़ी माना जाएगा। चरित्र हान लियू के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा के बाद मार्गन लेखक में लौट आए। तीसरी फिल्म में चरित्र की स्पष्ट मौत को देखते हुए फ्रेंचाइजी की समय रेखा को उसकी उपस्थिति के हिसाब से बदल दिया गया था, जहां कार संस्कृति पर जोर कम होने के साथ चौथी फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ एक व्यावसायिक रूप से सफल रही। हालांकि आलोचनात्मक स्वागत मिला जुला था, लेकिन इसने फ्रेंचाइजी के साथ साथ डीजल और वॉकर की स्टार पावर को फिर से जीवंत कर दिया था। जहां 2011 में फास्ट लाइव रिलीज हुई थी और फिल्म को विकसित करते समय यूनिवर्सल पूरी तरह से पिछली फिल्मों में प्रचलित किसी भी स्ट्रीट रेसिंग तत्वों से दूर चला गया, ताकि फ्रेंचाइजी को कारों से जुड़ी एक हेस्ट एक्शन श्रृंखला में बदल दिया जा सके। ऐसा करने से वो व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने की उम्मीद करते थे, जो अन्यथा कारों और कार संस्कृति पर भारी जोर से दूर हो सकते थे। फास्ट F5 को श्रृंखला में संक्रमणकालीन फिल्म माना जाता है, जिसमें केवल एक कार रेस होती है। 2011 के अंत में लॉस एंजल्स टाइम्स ने बताया कि यूनिवर्सल दोनों फिल्मों के माध्यम से चल रही है और एक ही कहानी के साथ छठी और सातवीं किस्त के करीब आ रहा है, जिसमें मार्गस ने स्वतंत्रता और परिवार के विषयों की परिकल्पना की थी, लेकिन बाद में स्टूडियो की इच्छाओं को शामिल करने के लिए खाते में स्थानांतरण कर दिया गया था। लिन ने खुलासा किया कि डीजल के साथ विचार विमर्श के बाद स्टोरी बोर्डेड और साथ ही साथ प्रीव्यू जुलाई किया गया था। जहां दोस्तों यूनिवर्सल के पास 2014 के लिए एक प्रमुख इवेंट फिल्म की कमी थी और बैंक योग्य संपत्ति के रूप में अपनी उपस्थिति के कारण फ्यूरियस 7 को 2013 के मध्य में प्री प्रोडक्शन में लाया गया।
लिन ने 7वीं फिल्म का निर्देशन नहीं करने का फैसला किया क्योंकि वो अभी भी फास्ट एंड फ्यूरियस 6 पर पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे। मुख्य रूप से डरावनी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किए कर्तव्यों को निभाया। 30 नवंबर 2013 को वाकर की एकल वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें केवल आधा अधूरा फिल्मांकन था। वाकर की मृत्यु के बाद स्क्रिप्ट पुनर्लेखन के लिए फिल्मांकन में देरी हुई और उनके भाइयों कालेब और कोडी को उनके शेष दृश्यों को पूरा करने के लिए स्टैंड इन के रूप में इस्तेमाल किया गया, जहां स्क्रिप्ट ने पूर्ण लेखक ने वार्नर और ब्रूस्टर दोनों के पात्रों की कहानी को पूरा किया था। 2015 में डीजल ने घोषणा की कि संभावित स्पिन ऑफ विकास के प्रारंभिक चरण में थे। जहां दोस्तों 2019 में डीजल ने एक फिल्म की घोषणा की जो फास्ट एंड फ्यूरियस की महिला पात्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी और उल्लेख किया कि विकास में 3 स्पिन ऑफ फिल्में होगी, निकोल परमैन, लिंडसे वियर और जिनेवा, साथ ही साथ जिनेवा रॉबर्टसन। जहां पहला स्पिन ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस प्रोजेक्ट्स हॉब्स एंड शो 2018 में घोषित किया गया था और इसमें जॉनसन और जेसन स्टैथम ने अभिनय किया। 2017 के अंत में वैरायटी ने बताया कि मॉर्गन ने पटकथा लिखी थी, जबकि डेविड लीच डायरेक्टर थे। मूल रूप से मुख्य श्रृंखला में 9वीं फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज होने वाली थी। इसके बाद अप्रैल 2021 में 10वीं थी। इसके बजाय यूनिवर्सल ने 2019 की रिलीज की तारीख पर कब्जा करने के लिए स्पिन ऑफ के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुना था। अक्टूबर 2018 में लंबी अवधि के प्रोड्यूसर नील एच मोरिस ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के खिलाफ मौखिक अनुबंध के उल्लंघन और साथ ही साथ प्रॉमिसरी धोखाधड़ी के लिए मुकदमा दायर किया, जब वितरकों ने उन्हें हॉब्स एंड शो के प्रमुख प्रोड्यूसर के रूप में हटा दिया। इसके अलावा मई 2019 में ये खुलासा किया गया कि यूनिवर्सल ने मोरिस को भविष्य की सभी फास्ट एंड फ्यूरियस किस्तों से हटा दिया है, जहां द फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट जस्टिन ली द्वारा डायरेक्टेड, सुंग कॉन्ग द्वारा अभिनीत एक फास्ट सागा ऑफ हॉल हाल न्यू में पहली उपस्थिति को चिह्नित किया, जहां अप्रैल 2016 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन को NBC यूनिवर्सल द्वारा $3.5 बिलियन में अधिग्रहण किया गया था, जिसमें कंपनी के साथ यूनिवर्सल पिक्चर्स बैनर के तहत या फिल्मों के साथ एनिमेटेड परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए पहली नज़र का सौदा शामिल था। अप्रैल 2018 में स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स ने फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स श्रृंखला को हरा भरा कर दिया, जिसमें ब्रेंट हैलेंड, डीजल, टिम हेड्रिक और मॉर्गन कार्यकारी प्रोड्यूसर के रूप में और साथ ही साथ हेड्रिक और हैलेंड शो रनर के रूप में थे। श्रृंखला का प्रीमियर 26 दिसंबर 2019 को हुआ और यह 6 सीजन तक चला था, जहां प्रमुख रूप से फिल्म के लिए एक बेहतरीन गानों के साथ इसके बेहतरीन परफॉर्मेंस के अपने पूर्ववर्ती भूमिकाओं के बारे में भी बातें की गई थी। नवंबर 2022 में स्ट्रीटवेयर रिटेलर डम्बगुड ने फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ टी-शर्ट और फिल्मों के क्षणों और पात्रों वाले ट्रैक पैंट की विशेषता वाले एक विरासत संग्रह पर सहयोग किया। हाइप बेस्ट के एरिक ब्रायन द्वारा संग्रह की सकारात्मक समीक्षा की गई, जिन्होंने लिखा डम्बगुड की पेशकश केवल मर्चेंट के चयन से कहीं अधिक है, लेकिन यह कार्य संस्कृति और फिल्मों के आसपास के समुदाय के केंद्र में स्थित भी है, जहां LA टाइम्स के अनुसार लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो शहर में स्ट्रीट रेसिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों को दोषी मानते हैं। अगस्त 2022 में लॉस एंजल्स के निवासियों ने फास्ट एक्स के फिल्मांकन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दावा किया गया कि फिल्में अवैध स्ट्रीट रेसिंग को बढ़ावा दे रही है, जो कि उनके लिए काफ़ी खतरनाक है। द गेम अवार्ड्स 2019 में फास्ट एंड फ्यूरियस 84 की घोषणा की गई और खेल मूल रूप से मई 2020 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली तार्किक समस्याओं के कारण इसमें देरी हुई और अंत में इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और साथ ही साथ एक्सबॉक्स वन के लिए 7 अगस्त 2020 को बड़े पैमाने पर नकारात्मक स्वागत के लिए इसे जारी किया गया था,
जहां विशेष इस फिल्म को मुख्य तौर पर कई सारी आलोचनाएं भी मिली थी। फ्रेंचाइजी में लघु फिल्में एक टेलीविजन श्रृंखला के साथ दिखाई देती है, जहां दोस्तों मुख्य तौर पर फिल्म केंद्रित है, जो मुख्य रूप से रेसिंग स्ट्रीट पर भी दिखाई जाती है। फ्रेंचाइजी में लघु फिल्में एक टेलीविजन श्रृंखला, खिलौने, वीडियो गेम, लाइव शो और थीम पार्क आकर्षण भी शामिल है। ये यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा वितरित किया गया है, जहां पहली फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी, जिसने अवैध स्ट्रीट रेसिंग पर केंद्रित फिल्मों की मूल टेट्रालॉजी शुरू की और फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस में खत्म हुई। श्रृंखला फास्ट 5 के साथ चोरी और जासूसी की ओर बढ़ी और इसके बाद 5 सीक्वल आए, जिनमें सबसे हालिया फास्ट एक्स मई 2023 में रिलीज के लिए निर्धारित की गई। जी हाँ दोस्तों, मुख्य फिल्मों को द फास्ट सागा के रूप में जाना जाता है, जहाँ दोस्तों एक बेहतरीन फिल्म के साथ यूनिवर्सल ने स्पिन ऑफ फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स और साथ ही साथ हब्स एंड शो को शामिल करने की श्रृंखला का विस्तार किया है। तो दोस्तों बता दें कि इस फिल्म यानी फास्ट एक्स या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ ये फिल्म, जो कि मुख्य तौर पर एक बेहतरीन फिल्म साबित होने वाली है, जहां दोस्तों बता दें कि एक बेहतरीन भूमिका के साथ फिल्म जिसे दर्शकों से काफ़ी प्यार दिया गया, जबकि इसकी सहायक ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने एनिमेटेड स्ट्रीमिंग टेलीविजन श्रृंखला फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेस और वहीं स्पाई रेसर्स के साथ इसका अनुसरण किया। सभी फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक एल्बम जारी किए गए थे और साथ ही फिल्मों में सुने जाने वाले मौजूदा संगीत वाले संकलन एल्बम भी जारी किए गए। श्रृंखला में शामिल होने वाली 2 लघु फिल्में भी जारी की गई थी। वही श्रृंखला व्यावसायिक रूप से सफल रही और ये यूनिवर्सल की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है और 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली श्रृंखला है, जिसमें $6 बिलियन से अधिक की संयुक्त कमाई भी है। पहली 4 फिल्मों के लिए आलोचनात्मक स्वागत 5वीं और बाद की फिल्मों तक मिश्रित था, जिन्हें अधिक सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया और फिल्मों के बाहर फास्ट एंड फ्यूरियस अन्य मीडिया पर फोकस रहा, जिसमें यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड और यूनिवर्सल स्टूडियो फ्लोरिडा लाइव शो, विज्ञापन, खिलौने और वीडियो गेम शामिल रहा। इसे वो वाहन माना जाता है जिसने प्रमुख अभिनेताओं विन डीजल और पॉल वॉकर को स्टारडम के लिए प्रेरित किया था, जहां दोस्तों ब्रायन ओकोनर एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी जो अज्ञात ऑटोमोबाइल अपहर्ताओं के एक समूह की पहचान का पता लगाने का काम सौंपा गया, जिसके बारे में माना जाता है कि डोमिनिक टोरेटो इसका नेतृत्व कर रहा है। जहां दोस्तों ब्रायन ओकोनर और रोमन पियर्स ने ड्रग लॉर्ड कार्टन वेरन को उनके आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाने के लिए टीम भी बनाई, जहां डोमिनिक टोरेटो के रूप में विन डीजल के बिना मुख्य श्रृंखला में ये एकमात्र फिल्म थी। हाई स्कूल कार उत्साही सिन बोसवेल को अपने पिता के साथ टोक्यो में रहने के लिए भेजा जाता है और शहर के बहते समुदाय में और वहीं सावधान पाता है, जहां विन डीजल फिल्म के अंत में डोमिनिक टोरेटो के रूप में छोटी सी भूमिका भी निभाते हैं। डोमिनिक टोरेटो और फेडरल ब्यूरो और वहीं इन्वेस्टिगेशन एजेंट ब्रायन ओकोनर को टोरेटो में प्रेमी लेटी और जिप की हत्या का बदला लेने और ड्रग लॉर्ड आर्टुरो ब्रागा को पकड़ने के लिए साथ काम करने के लिए मजबूर करता है। वहीं फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस की घटनाओं के 5 साल बाद टोक्यो ड्रिफ्ट से पहले सेट की गई है, जिसमें सुंग कांग ने बाद की फिल्म में हान लियू के रूप में अपनी भूमिका दोहराई।
जहां दोस्तों फास्ट 5 2011 के साथ डोमिनिक टोरंटो, ब्रायन ओकानर और मिया टोरंटो ने अमेरिकी डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस एजेंट ल्यूक हॉब्स द्वारा गिरफ्तारी के लिए पीछा करते हुए भ्रष्ट व्यवसायिक हर्नर रेस से $100 मिलियन चोरी करने की योजना बनाई। फिल्म टोक्यो ड्रिफ्ट की घटनाओं से पहले भी सेट की गई थी और फिल्म में प्रदर्शित नहीं होने के बावजूद मिड क्रेडिट दृश्य में लेटी ऑर्टिज के रूप में मिशेल रोड्रिगेज की एक तस्वीर दिखाई गई थी, जहां विशेष रूप से तस्वीर दिखाने के साथ साथ एक बेहतरीन क्रेडिट के साथ जहां ईवा मेंडेस टू फास्ट टू फ्यूरियस से मोनिका फ्यूटनेस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराती है। वहीं फास्ट एंड फ्यूरियस 6 जो कि 2016 में रिलीज हुई, वहीं डोमिनिक टोरंटो, ब्रायन ओकानर और उनकी टीम को मूल्य हफ्स द्वारा उनके अपराधों के लिए माफ़ी की पेशकश की जाती है, जिसके बदले में उन्हें ओवेन शो के नेतृत्व वाले कुशल भाड़े के संगठन को गिराने में मदद मिलती है, जिसमें से एक सदस्य टोरंटो के पूर्व प्रेमी लेटी ऑर्टिज भी है। फिल्म टोक्यो ड्रिफ्ट की घटनाओं से पहले सेट की जाने वाली अंतिम फिल्म है। जेसन स्टाथम क्रेडिट दृश्य में ओवेन के बड़े भाई डेकार्ड शॉ के रूप में दिखाई देते हैं, जो प्रतीत होता है कि हान को मार रहे हैं, जैसा कि टोक्यो ड्रिफ्ट में देखा गया। वहीं उग्र 7 जो कि 2005 यानी फ्यूरियस 7 2005 में रिलीज हुई, इसकी कहानी कुछ इस तरह बताती है, जहां डेकार्ड शो एक दुष्ट विशेष बल हत्यारा जो अपने अचेतावस्था में पड़े छोटे भाई ओवेन शॉ का बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जहां डोमिनिक टोरंटो और टीम को एक बार फिर खतरे में डालता है। फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 6 की घटनाओं के बाद सेट की गई है और टोक्यो ड्रिफ्ट के अंत से जारी है, जिसमें लुकास ब्लैकसिन बोसवेल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं। 2013 में उनकी मृत्यु के कारण यह ब्रायन ओकोनर के रूप में पॉल वॉकर की अंतिम उपस्थिति को भी चिह्नित करता है। वहीं द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017 की कहानी कुछ ऐसी है। साइबर आतंकवादी लूसीफर डोमिनिक टोरंटो को उसके लिए काम करने के लिए मजबूर करता है और उसे अपनी टीम के खिलाफ कर देता है, जिससे उन्हें सिफर को नीचे ले जाने और उसके साथ फिर से जुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टोक्यो ड्रिफ्ट के बाद ये पहली फिल्म है जिसमें पॉल वॉकर को ब्रायन ओकानर और साथ ही साथ जॉर्डाना ब्रूस्टर को मिया टोरंटो के रूप में नहीं दिखाया गया। ये ड्वेन जॉनसन की मुख्य श्रृंखला में ल्यूक हॉब्स के रूप में अंतिम उपस्थिति को भी चिह्नित करता है। जहां फ्यूरियस 9 जो कि 2021 में रिलीज हुई, इसकी कहानी कुछ ऐसी है। डोमिनिक टोरंटो और उसके परिवार को सिफा और जैकब टोरंटो एक दुष्ट एजेंट और डोमिनिक के अलग हुए भाई सहित ओटो नाम के एक अभिजात वर्ग के नेतृत्व में एक विश्व बिखरने वाली साजिश को रोकना है। फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस की घटनाओं के 2 साल बाद सेट की गई है। जेसन स्टैथम मिड क्रेडिट दृश्य में डेकार्ड शो के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि जॉर्डन ब्रूस्टर मिया टोरंटो की अपनी भूमिका को फ्रेंचाइजी में लौटते हैं और शुंगकोंग हाल लियो के रूप में जो जीवित होने के लिए प्रकट होता है, और लुकास ब्लैक शॉन बोसवेल के रूप में। शाद माउस और जेसन टोबिन ने टोक्यो ड्रिफ्ट से क्रम स्ट्रिंगी और अर्ल हू के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया। जहां दोस्तों फास्ट एक्स जो कि 2023 है, जहां दोस्तों डोमिनिक टोरंटो को अपने परिवार और चालक दल को मृतक ड्रग किंगपिन हर्नर रेस के बेटे डांटे रेस से बचाना है। फास्ट एक्स को फास्ट 9 की घटनाओं के बाद फास्ट 5 के 12 वर्षों के बाद सेट किया गया है। अनटाइटल्ड फास्ट एक्स सीक्वल जो कि 2025 में रिलीज होने वाली है। 19 अप्रैल को लुई लेट्रिया को फास्ट एक्स के लिए एक शीर्षहीन सीक्वल के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया।
जबकि क्रिस्टीना हॉडसन और ओरेन उजिल को 5 दिन बाद पटकथा लेखक के रूप में पुष्टि की गई। 26 अप्रैल को सिनेमाकॉन में विन डीजल ने खुलासा किया कि 11वीं फिल्म 2025 में रिलीज होगी। जहां दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट हॉब्स एंड शो जो कि 2009 में रिलीज हुई थी, वहीं ह्यूक हॉब्स और डेकार्ड शो ने डेकार्ड की बहन हैटी के साथ मिलकर साइबरनेटिक रूप से उन्नत आतंकवादी ब्रिस्टन लोड से लड़ाई की जो दुनिया को एक घातक वायरस से डराता रहता है। फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस की घटनाओं के बाद सेट की गई है, जहां मैडलिंग शो के रूप में हेलन मिरेन ने अपनी भूमिका को दोहराया, जहां डेकार्ड और ओवेन और हैटी की मां श्रृंखला में और वही मुख्य श्रृंखला से रही। दोस्तों शीर्षकहीन महिला नेतृत्व वाले स्पिन ऑफ टीवी है जो कि 2015 में डीजल ने कहा कि प्रमुख स्पिन ऑफ विकास में थे और 2019 में निकोल पर्लमैन, लिंडे और वहीं लिड से वियर और साथ ही साथ जिनेवा रॉबस्टन ड्रोटो के साथ पटकथा लेखक के रूप में एक महिला स्पिन ऑफ की पुष्टि की गई थी। जहां दोस्तों लघु फिल्मों को या तो डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज किया गया था या सीमित नाटकीय वितरण देखा गया था। डीवीडी रिलीज के हिस्से के रूप में ज्यादातर द फास्ट एंड द फ्यूरियस, टू फास्ट टू फ्यूरियस और फास्ट एंड फ्यूरियस के लिए विशेष सुविधाओं के रूप में शामिल किया गया था। फिल्में जो 10 से 20 मिनट तक वहीं 20 मिनट तक की होती है को स्वनिहित कहानियों के लिए डिज़ाइन किया गया, जो फिल्मों में पेश किए गए पात्रों या घटनाओं के लिए बैक स्टोरी प्रदान करती है। उन्हें कालानुक्रमित अंतर को पाटने के लिए भी डिज़ाइन किया गया था, जो कि शुरुआती लीड के रूप में बनाया गया था, जो श्रृंखला को छोड़ देता है। वहीं द टर्बो चार्ड प्रील्यूड फॉर टू फास्ट टू फ्यूरियस के साथ ब्रायन ओकोनर मियामी पहुंचने तक कानूनी प्रवक्ता से बचने के लिए लॉस एंजल्स से भाग जाता है। फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस और टू फास्ट टू फ्यूरियस की घटनाओं के बीच सेट की गई है, जहां दोस्तों लॉस बैंडोल और वहीं बैंडोल रोश जो कि 2009 की फिल्म है, वहीं डोमिनिक टोरंटो डोमिनिकन गणराज्य में वांछित भगोड़े के रूप में रहता है। अंत में एक गरीब पड़ोस की मदद करने के लिए गैसोलीन शिपमेंट के अपहरण की योजना बनाने के लिए लेटी और अन्य सहयोगियों के साथ फिर से जोड़ता है। फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस की घटनाओं के बाद और फास्ट एंड फ्यूरियस से पहले सेट की गई है, जहां दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स जो कि 2019 से 2011 तक चली, जहां दोस्तों टोनी टोराटो जो कि डोमिनिक टोराटो के चचेरे भाई को एक सरकारी एजेंसी द्वारा अपने दोस्तों के साथ एक कुनेल रेसिंग लीग में घुसपैठ करने के लिए भर्ती किया जाता है, जो SH-1FT3R नामक एक अपराध संगठन के लिए एक मोर्चे के रूप में सेवा करता है, जो विश्व वर्षज पर तूला हुआ है। फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स फिल्म फ्रेंचाइजी पर आधारित ड्रीमवर्क्स एनिमेशन टेलीविजन द्वारा निर्मित एक एनिमेटेड श्रृंखला है। ड्रीमवर्क एनिमेशन के साथ विन डिजिटल ने डोमिनिक टोरंटो के रूप में अपनी भूमिका को फिर से दोहराया, जहां संक्षिप्त दिखावे में चरित्र को आवाज़ दी गई। ये टीम हेड्रिक, ब्रेंट हैलैंड, डीजल और साथ ही साथ नील मोरिट और क्रिस मॉर्गन द्वारा निर्मित कार्यकारी थी, जहां हेड्रिक और हैलैंड शो के श्रोताओं के रूप में भी काम करते हैं, जहां सीरीज का पहला सीजन 26 दिसंबर 2019 को नेटफ्लिक्स पर और इसका दूसरा सीजन 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। इसका तीसरा सीजन 26 दिसंबर, चौथा सीजन 16 अप्रैल 2021 को रिलीज हुआ था। पांचवा 13 अगस्त को जारी किया गया और छठे और अंतिम सीजन का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को हुआ।
जहां दोस्तों प्रिंसिपल कास्ट की बात करें तो इस खंड में ऐसे पात्र शामिल हैं जो कई फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों और संबंधित मीडिया में दिखाई देते हैं। एक खाली गहरे भूरे रंग का सेल इंगित करता है कि चरित्र मीडिया में नहीं था या चरित्र को आधिकारिक उपस्थिति की पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी। जहां दोस्तों फिल्म में चरित्र जो कि विशेष रूप से डोमिनिक डोम टोरंटो थे, जहां प्रमुख रूप से विन डीजल ने इस किरदार को निभाया था, जहां उनकी भूमिका को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी और पॉल वॉकर ने ब्रायन ओकॉनर की भूमिका को निभाया। ड्वेन जॉनसन ने ह्यूग हॉब्स की और जेसन स्टेथेम ने डेकार्ड शो की। मिशेल रोड्रिग्स ने लेटी आर्टिस की। टायरिस गिब्सन ने रोमन पियर्स की भूमिका को निभाया, जहां क्रिस ब्रेस ने टेस पार्कर की भूमिका को निभाया और जॉन सेना और जैकब टोराटो के रूप में दिखाई दिया और जोर्डाना ब्रूस्टर ने मिया टोराटो की भूमिका को निभाया था। जहां प्रमुख रूप से 2000 में अभिनेता पॉल वॉकर ने द स्कल्स पर डायरेक्टर रॉब कोहेन के साथ काम किया। कोहेन ने मई 1998 में प्रकाशित पत्रिका के लेख नील एच मोरिज के साथ निर्माता के साथ एक सौदा किया, जिसमें न्यूयॉर्क शहर में चल रहे एक अंडरकवर स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का विवरण दिया गया था और एक कहानी का सुझाव दिया गया जो फिल्म व्हाइट ब्रेक पिच ब्लैक, जिसमें कई स्क्रिप्ट परिवर्तनों के साथ दिखाए गए। वहीं बाद में मोर्टिज को रेसर एक्स के साथ साथ रेड लाइन रेस वॉक्स और स्ट्रीट वॉक्स के बीच चयन करने में कठिनाई हुई, लेकिन अंत में अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स पर एक वित्त चित्र से प्रेरित था और कोहेन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए एक अनाम एक्शन फिल्म के लिए साथ एक सौदा हासिल किया और वॉकर से संपर्क किया और उसने अपनी ड्रीम एक्शन फिल्म का सुझाव देने के लिए कहा, जहां वॉकर ने डेज ऑफ एंथर और डॉनी ब्राको फिल्मों के मैशअप का सुझाव दिया। इसके तुरंत बाद कोहेन और मोरिज ने उसे एक वाइब ला कर दिया, लेकिन एक अंडरकवर पुलिस वाले के रूप में वॉकर का अनुसरण करने के लिए तैयार था। लॉस एंजल्स में भूमिगत स्ट्रीट रेसिंग की दुनिया में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया। यह सुनकर वॉकर ने तुरंत हस्ताक्षर किया। उनने सह कलाकार को ढूंढना मुश्किल साबित कहा। ब्लॉकबस्टर गन इन 60 सेकंड्स की सफलता के कारण स्टूडियो ने डोमिनिक टोरंटो की भूमिका में टिमोथी ओलेओ के विचार को पसंद किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जहां दोस्तों अपने प्रदर्शन के बाद मोरिज विन डीजल पर कायम रहे, जिसमें 1954 की फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस शामिल थी। टाइटल का उपयोग करने के लिए लाइसेंस के बदले मोरिज को इसके निर्देशन रोजर कॉमर्स को कुछ स्टॉक फुटेज का उपयोग करने का व्यापार किया गया था। जून 2001 में रिलीज होने पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों को तोड़ दिया और 2002 की अगली कड़ी को सितंबर तक हरी झंडी मिल गई। डीजल ने अगली कड़ी के लिए लौटने से ये कहते हुए मना कर दिया कि पटकथा अपने पूर्ववर्ती से कमतर थी। कोहेन ने फिल्म XXX को विकसित करने का संकल्प और विकल्प चुनते हुए अगली कड़ी को भी अस्वीकार कर दिया। वहीं इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल ने लेखकों को वॉकर के नेतृत्व में एक स्टैंड अलोन सीक्वल बनाने के लिए कमीशन दिया और जॉन सिंगलटन को लाया। नए निर्देशक के रूप में फिल्मांकन में 1 साल की देरी हुई और उत्पादन स्थान मियामी में स्थानांतरण कर दिया गया, जहां टेरिस गिब्सन, जिन्होंने फिल्म बेबी बॉय में सिंगलटन के साथ काम किया था, को वॉकर के नए सह कलाकार के रूप में काम पर रखा गया और लंबे समय तक चलने वाले कलाकारों के सदस्य लुडाक्रिस को पेश करने वाली श्रृंखला में पहली प्रविष्टि थी। यूनिवर्सल ने तीसरी किस्त के लिए डीजल को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन अन्य परियोजनाओं द्वारा स्क्रिप्ट के प्रति अरुचि के कारण उन्होंने फिर से मना कर दिया। फिल्म बेटर लक टुमारो के लिए लीन के काम से प्रभावित हुए, जिसमें टोक्यो ड्रिफ्ट के साथ समान तत्व थे, जहां वॉकर या मूल कलाकारों के किसी अन्य सदस्य की वापसी को सुरक्षित करने में विफल रहने के बाद
यूनिवर्सल ने फ्रेंचाइजी के रिबूट का आदेश दिया और पटकथा लेखक क्रिस मार्गस ने बाद में मुख्य रूप से कार के प्रति उत्साही लोगों के लिए श्रृंखला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, नए पात्रों को पेश किया और कार से संबंधित उपसंस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया और श्रृंखला को टोक्यो में स्थानांतरण कर दिया। जापान में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव उद्योगों में से एक ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर स्थानों में फिल्माया गया था। मोरिस साव वापस लौटे और डायरेक्टर जस्टिन के लिए काम पर रखा और वहीं जस्टिन ली को काम पर रखा के साथ समान तत्व साझा किए गए थे। इसके अलावा अभिनेता की प्रोडक्शन कंपनी को रिडिक चरित्र के अधिकार हासिल करने के बदले में श्रृंखला एक कैमियो उपस्थिति के लिए डीजल लाने में सक्षम थी, जहां तीसरी फिल्म फ्रेंचाइजी की आर्थिक रूप से सबसे कम सफल रही और इसका गुनगुना स्वागत हुआ और फ्रेंचाइजी का भविष्य अधर में लटक गया। जहां फ्रेंचाइजी से दूर डीजल ने द क्रॉनिकल्स ऑफ डेरेक 2004, द पेसिफायर और फाइंड मी गिल्टी सहित कई बॉक्स ऑफिस या महत्वपूर्ण फ्लॉप फिल्में बनाई। यूनिवर्सल के साथ विचार विमर्श के बाद जोड़ी ने श्रृंखला को पुनर्जीवित करने में रुचि दिखाई। डीजल पर हस्ताक्षर करने और लीन की वापसी को पुष्टि करने के बाद यूनिवर्सल ने पहली फिल्म के लिए मूल सह कलाकारों को ट्रैक करने के लिए काम किया और 2008 के मध्य में वॉकर मिशेल रोड्रिग्स और जोर्डाना ब्रूस्टर को फिर से साइन किया गया। वॉकर शुरू में 6 साल बाद फ्रेंचाइजी में फिर से शामिल होने के लिए अनुत्सुक थे, लेकिन डीजल ने उन्हें आश्वासन दिया कि फिल्म को पहली सच्ची अगली कड़ी माना जाएगा। चरित्र हान लियू के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा के बाद मार्गन लेखक में लौट आए। तीसरी फिल्म में चरित्र की स्पष्ट मौत को देखते हुए फ्रेंचाइजी की समय रेखा को उसकी उपस्थिति के हिसाब से बदल दिया गया था, जहां कार संस्कृति पर जोर कम होने के साथ चौथी फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ एक व्यावसायिक रूप से सफल रही। हालांकि आलोचनात्मक स्वागत मिला जुला था, लेकिन इसने फ्रेंचाइजी के साथ साथ डीजल और वॉकर की स्टार पावर को फिर से जीवंत कर दिया था। जहां 2011 में फास्ट लाइव रिलीज हुई थी और फिल्म को विकसित करते समय यूनिवर्सल पूरी तरह से पिछली फिल्मों में प्रचलित किसी भी स्ट्रीट रेसिंग तत्वों से दूर चला गया, ताकि फ्रेंचाइजी को कारों से जुड़ी एक हेस्ट एक्शन श्रृंखला में बदल दिया जा सके। ऐसा करने से वो व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने की उम्मीद करते थे, जो अन्यथा कारों और कार संस्कृति पर भारी जोर से दूर हो सकते थे। फास्ट F5 को श्रृंखला में संक्रमणकालीन फिल्म माना जाता है, जिसमें केवल एक कार रेस होती है। 2011 के अंत में लॉस एंजल्स टाइम्स ने बताया कि यूनिवर्सल दोनों फिल्मों के माध्यम से चल रही है और एक ही कहानी के साथ छठी और सातवीं किस्त के करीब आ रहा है, जिसमें मार्गस ने स्वतंत्रता और परिवार के विषयों की परिकल्पना की थी, लेकिन बाद में स्टूडियो की इच्छाओं को शामिल करने के लिए खाते में स्थानांतरण कर दिया गया था। लिन ने खुलासा किया कि डीजल के साथ विचार विमर्श के बाद स्टोरी बोर्डेड और साथ ही साथ प्रीव्यू जुलाई किया गया था। जहां दोस्तों यूनिवर्सल के पास 2014 के लिए एक प्रमुख इवेंट फिल्म की कमी थी और बैंक योग्य संपत्ति के रूप में अपनी उपस्थिति के कारण फ्यूरियस 7 को 2013 के मध्य में प्री प्रोडक्शन में लाया गया। लिन ने 7वीं फिल्म का निर्देशन नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि वो अभी भी फास्ट एंड फ्यूरियस 6 पर पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे। मुख्य रूप से डरावनी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किए कर्तव्यों को निभाया। 30 नवंबर 2013 को वॉकर की एकल वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें केवल आधा अधूरा फिल्मांकन था। वॉकर की मृत्यु के बाद स्क्रिप्ट पुनर्लेखन के लिए फिल्मांकन में देरी हुई और उनके भाइयों कालेब और कोडी को उनके शेष दृश्यों को पूरा करने के लिए स्टैंड इन के रूप में इस्तेमाल किया गया, जहां स्क्रिप्ट ने पूर्ण लेखक ने वार्नर और ब्रूस्टर दोनों के पात्रों की कहानी को पूरा किया था। 2015 में डीजल ने घोषणा की कि संभावित स्पिन ऑफ विकास के प्रारंभिक चरण में थे।
जहां दोस्तों 2019 में डीजल ने एक फिल्म की घोषणा की जो फास्ट एंड फ्यूरियस की महिला पात्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी और उल्लेख किया कि विकास में 3 स्पिन ऑफ फिल्में होगी, निकोल पर्लमैन, लिंडसे बियर और साथ ही साथ जिनेवा रॉबर्टसन। जहां पहला स्पिन ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस प्रोजेक्ट्स हॉब्स एंड शो 2018 में घोषित किया गया था और इसमें जॉनसन और जेसन स्टैथम ने अभिनय किया। 2017 के अंत में वैरायटी ने बताया कि मॉर्गन ने पटकथा लिखी थी जबकि डेविड लीच डायरेक्टर थे। मूल रूप से मुख्य श्रृंखला में 9वीं फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज होने वाली थी। इसके बाद अप्रैल 2021 में 10वीं थी। इसके बजाय यूनिवर्सल ने 2019 की रिलीज की तारीख पर कब्जा करने के लिए स्पिन ऑफ के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुना था। अक्टूबर 2018 में लंबी अवधि के प्रोड्यूसर नील एच मोरिस ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के खिलाफ मौखिक अनुबंध के उल्लंघन और साथ ही साथ प्रॉमिसरी धोखाधड़ी के लिए मुकदमा दायर किया, जब वितरकों ने उन्हें हॉब्स एंड शो के प्रमुख प्रोड्यूसर के रूप में हटा दिया। इसके अलावा मई 2019 में ये खुलासा किया गया कि यूनिवर्सल ने मोरिस को भविष्य की सभी फास्ट एंड फ्यूरियस किस्तों से हटा दिया है। जहां द फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट जस्टिन ली द्वारा डायरेक्टेड, सुंग कॉन्ग द्वारा अभिनीत एक फास्ट सागा ऑफ हाल न्यू में पहली उपस्थिति को चिह्नित किया। जहां अप्रैल 2016 में ड्रीमवर्क्स एनिमेशन को NBC यूनिवर्सल द्वारा $3.5 बिलियन में अधिग्रहण किया गया था, जिसमें कंपनी के साथ यूनिवर्सल पिक्चर्स बैनर के तहत या फिल्मों के साथ एनिमेटेड परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए पहली नज़र का सौदा शामिल था। अप्रैल 2018 में स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स ने फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स श्रृंखला को हरा भरा कर दिया, जिसमें ब्रेंट हैलेंड, डीजल, टिम हेड्रिक और मॉर्गन कार्यकारी प्रोड्यूसर के रूप में और साथ ही साथ हेड्रिक और हैलेंड शो रनर के रूप में थे। श्रृंखला का प्रीमियर 26 दिसंबर 2019 को हुआ और यह 6 सीजन तक चला था, जहां प्रमुख रूप से फिल्म के लिए एक बेहतरीन गानों के साथ इसके बेहतरीन परफॉर्मेंस के अपने पूर्ववर्ती भूमिकाओं के बारे में भी बातें की गई थी। नवंबर 2022 में स्ट्रीटवेयर रिटेलर डम्बवुड ने फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ टी-शर्ट, शर्ट और फिल्मों के क्षणों और पात्रों वाले ट्रैक पैंट की विशेषता वाले एक विरासत संग्रह पर सहयोग किया। हाइप बेस्ट के एरिक ब्रायन द्वारा संग्रह की सकारात्मक समीक्षा की गई, जिन्होंने लिखा डम्बवुड की पेशकश केवल मर्चेंट के चयन से कहीं अधिक है, लेकिन यह कार संस्कृति और फिल्मों के आसपास के समुदाय के केंद्र में स्थित भी है। जहां LA टाइम्स के अनुसार लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो शहर में स्ट्रीट रेसिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों को दोषी मानते हैं। अगस्त 2022 में लॉस एंजल्स के निवासियों ने फास्ट एक्स के फिल्मांकन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दावा किया गया कि फिल्म में अवैध स्ट्रीट रेसिंग को बढ़ावा दे रही है, जो कि उनके लिए काफ़ी खतरनाक है। द गेम अवार्ड्स 2019 में फास्ट एंड फ्यूरियस 84 की घोषणा की गई और खेल मूल रूप से मई 2020 में 5 सीक्वल आए, जिनमें सबसे हालिया फास्ट एक्स मई 2023 में रिलीज के लिए निर्धारित की गई। जी हाँ दोस्तों, मुख्य फिल्मों को द फास्ट सागा के रूप में जाना जाता है, जहाँ दोस्तों एक बेहतरीन फिल्म के साथ यूनिवर्सल ने स्पिन ऑफ फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स और साथ ही साथ हॉब्स एंड शो को शामिल करने की श्रृंखला का विस्तार किया है। तो दोस्तों बता दें कि इस फिल्म यानी फास्ट एक्स या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ ये फिल्म जो कि मुख्य तौर पर एक बेहतरीन फिल्म साबित होने वाली है, जहां दोस्तों बता दें कि एक बेहतरीन भूमिका के साथ फिल्म जिसे दर्शकों से काफ़ी प्यार दिया गया, जबकि इसकी सहायक ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने एनिमेटेड स्ट्रीमिंग टेलीविज़न श्रृंखला फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स के साथ इसका अनुसरण किया। सभी फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक एल्बम जारी किए गए थे और साथ ही फिल्मों में सुने जाने वाले मौजूदा संगीत वाले संकलन एल्बम भी जारी किए गए।
श्रृंखला में शामिल होने वाली 2 लघु फिल्में भी जारी की गई थी। वहीं श्रृंखला व्यावसायिक रूप से सफल रही और ये यूनिवर्सल की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है और 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली श्रृंखला है, जिसमें $6 बिलियन से अधिक की संयुक्त कमाई भी है। पहली 4 फिल्मों के लिए आलोचनात्मक स्वागत 5वीं और बाद की फिल्मों तक मिश्रित था, जिन्हें अधिक सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया और फिल्मों के बाहर फास्ट एंड फ्यूरियस अन्य मीडिया पर फोकस रहा, जिसमें यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड और यूनिवर्सल स्टूडियो फ्लोरिडा लाइव शो, विज्ञापन, खिलौने और वीडियो गेम शामिल रहा। इसे वो वाहन माना जाता है जिसने प्रमुख अभिनेताओं विन डीजल और पॉल वॉकर को स्टारडम के लिए प्रेरित किया था। जहां दोस्तों ब्रायन ओकोनर एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी जो अज्ञात ऑटोमोबाइल अपहर्ताओं के एक समूह की पहचान का पता लगाने का काम सौंपा गया, जिसके बारे में माना जाता है कि डोमिनिक टोरेटो इसका नेतृत्व कर रहा है। जहां दोस्तों ब्रायन ओकोनर और रोमन पियर्स ने ड्रग लॉर्ड कार्टन वेरन को उनके आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाने के लिए टीम भी बनाई। जहां डोमिनिक टोरेटो के रूप में विन डीजल के बिना मुख्य श्रृंखला में ये एकमात्र फिल्म थी। हाई स्कूल कार उत्साही सिन बोसवेल को अपने पिता के साथ टोक्यो में रहने के लिए भेजा जाता है और शहर के बहते समुदाय में सावतना पाता है, जहां विन डीजल फिल्म के अंत में डोमिनिक टोरेटो के रूप में छोटी सी भूमिका भी निभाते हैं। डोमिनिक टोरेटो और फेडरल ब्यूरो और इन्वेस्टिगेशन एजेंट ब्रायन ओकोनर को टोरेटो में प्रेमी लेटी ऑर्जिट की हत्या का बदला लेने और ड्रग लॉर्ड आर्टुरो ब्रागा को पकड़ने के लिए साथ काम करने के लिए मजबूर करता है। वहीं फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस की घटनाओं के 5 साल बाद टोक्यो ड्रिफ्ट से पहले सेट की गई है, जिसमें सुंग कांग ने बाद की फिल्म में हान लियू के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। जहां दोस्तों फास्ट 5 2011 के साथ डोमिनिक टोरेटो, ब्रायन ओकानर और मिया टोरेटो ने अमेरिकी डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस एजेंट ल्यूक हॉब्स द्वारा गिरफ्तारी के लिए पीछा करते हुए भ्रष्ट व्यवसायिक हर्नर रेस से $100 मिलियन चोरी करने की योजना बनाई। फिल्म टोक्यो ड्रिफ्ट की घटनाओं से पहले भी सेट की गई थी और फिल्म में प्रदर्शित नहीं होने के बावजूद मिड क्रेडिट दृश्य में लेटी ऑर्टिज के रूप में मिशेल रोड्रिग्स की एक तस्वीर दिखाई गई थी, जहां विशेष रूप से तस्वीर दिखाने के साथ साथ एक बेहतरीन क्रेडिट के साथ, जहां इवा मेंडेस टू फास्ट टू फ्यूरियस से मोनिका फ्यूटनेस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराती है। वहीं फास्ट एंड फ्यूरियस 6 जो कि 2016 में रिलीज हुई। वहीं डोमिनिक टोरेटो, ब्रायन ओकानर और उनकी टीम को मूल्य हफ्स द्वारा उनके अपराधों के लिए माफ़ी की पेशकश की जाती है, जिसके बदले में उन्हें ओवेन शो के नेतृत्व वाले कुशल भाड़े के संगठन को गिराने में मदद मिलती है, जिसमें से एक सदस्य टोरेटो के पूर्व प्रेमी लेटी ऑर्टिज भी है। फिल्म टोक्यो ड्रिफ्ट की घटनाओं से पहले सेट की जाने वाली अंतिम फिल्म है। जेसन स्टाथम क्रेडिट दृश्य में ओवेन के बड़े भाई डेकार्ड शॉ के रूप में दिखाई देते हैं, जो प्रतीत होता है कि हान को मार रहे हैं, जैसा कि टोक्यो ड्रिफ्ट में देखा गया। वहीं उग्र 7 जो कि 2005 यानी फ्यूरियस 7 2005 में रिलीज हुई, इसकी कहानी कुछ इस तरह बताती है, जहां डेकार्ड शो एक दुष्ट विशेष बल हत्यारा जो अपने अचेतावस्था में पड़े छोटे भाई ओवेन शॉ का बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जहां डोमिनिक टोरेटो और टीम को एक बार फिर खतरे में डालता है। फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 6 की घटनाओं के बाद सेट की गई है और टोक्यो ड्रिफ्ट के अंत से जारी है, जिसमें लुकास ब्लैक सिन बोसवेल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं।
2013 में उनकी मृत्यु के कारण यह ब्रायन ओकोनर के रूप में पॉल वॉकर की अंतिम उपस्थिति को भी चिह्नित करता है। वहीं द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017 की कहानी कुछ ऐसी है। साइबर आतंकवादी सिफर डोमिनिक टोरेटो को उसके लिए काम करने के लिए मजबूर करता है और उसे अपनी टीम के खिलाफ कर देता है, जिससे उन्हें सिफर को नीचे ले जाने और उसके साथ फिर से जुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टोक्यो ड्रिफ्ट के बाद ये पहली फिल्म है जिसमें पॉल वॉकर को ब्रायन ओकॉनर और साथ ही साथ जोर्डाना ब्रूस्टर को मिया टोरेटो के रूप में नहीं दिखाया गया। यह ड्वेन जॉनसन की मुख्य श्रृंखला में ल्यूक हॉब्स के रूप में अंतिम उपस्थिति को भी चिह्नित करता है। जहां फ्यूरियस 9 जो कि 2021 में रिलीज हुई, इसकी कहानी कुछ ऐसी है। डोमिनिक टोरेटो और उसके परिवार को सिफर और जैकब टोरेटो एक दुष्ट एजेंट और डोमिनिक के अलग हुए भाई सहित ओटो नाम के एक अभिजात वर्ग के नेतृत्व में एक विश्व बिखरने वाली साजिश को रोकना है। फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस की घटनाओं के 2 साल बाद सेट की गई है। जेसन स्टैथम मिड क्रेडिट दृश्य में डेकार्ड शो के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि जॉर्डन ब्रूस्टर मिया टोरेटो की अपनी भूमिका को फ्रेंचाइजी में लौटते हैं और शुंगकोंग हाल लियो के रूप में जो जीवित होने के लिए प्रकट होता है, और लुकास ब्लैक शॉन बोसवेल के रूप में। शाद माउस और जेसन टोबिन ने टोक्यो ड्रिफ्ट से क्रम स्ट्रिंगी और अर्ल हू के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया। जहां दोस्तों फास्ट एक्स जो कि 2023 है, जहां दोस्तों डोमिनिक टोरेटो को अपने परिवार और चालक दल को मृतक ड्रग किंगपिन हर्नर रेस के बेटे डांटे रेस से बचाना है। फास्ट एक्स को फास्ट 9 की घटनाओं के बाद फास्ट 5 के 12 वर्षों के बाद सेट किया गया है। अनटाइटल्ड फास्ट एक्स सीक्वल जो कि 2025 में रिलीज होने वाली है। 19 अप्रैल को लुई लेट्रिया को फास्ट एक्स के लिए एक शीर्षहीन सीक्वल के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया, जबकि क्रिस्टिना हॉडसन और ओरेन उजिल को 5 दिन बाद पटकथा लेखक के रूप में पुष्टि की गई। 26 अप्रैल को सिनेमाकॉन में विन डीजल ने खुलासा किया कि 11वीं फिल्म 2025 में रिलीज होगी। जहां दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट हॉब्स एंड शो जो कि 2009 में रिलीज हुई थी, वहीं ल्यूक हॉब्स और डेकार्ड शो ने डेकार्ड की बहन हैटी के साथ मिलकर साइबरनेटिक रूप से उन्नत आतंकवादी ब्रिस्टन लोड से लड़ाई की, जो दुनिया को एक घातक वायरस से डराता रहता है। फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस की घटनाओं के बाद सेट की गई है, जहां मैडलिंग शो के रूप में हेलन मिरेन ने अपनी भूमिका को दोहराया, जहां डेकार्ड और ओवेन और हैटी की मां श्रृंखला में मुख्य श्रृंखला से रही। दोस्तों शीर्षहीन महिला नेतृत्व वाले स्पिन ऑफ टीवी है जो कि 2015 में डीजल ने कहा कि प्रमुख स्पिन ऑफ विकास में थे, और 2019 में निकोल पर्लमैन लिंडे और लिड से वियर और साथ ही साथ जिनेवा रॉबस्टन ड्रोटो के साथ पटकथा लेखक के रूप में एक महिला स्पिन ऑफ की पुष्टि की गई थी। जहां दोस्तों लघु फिल्मों को या तो डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज किया गया था या सीमित नाटकीय वितरण देखा गया था। डीवीडी रिलीज के हिस्से के रूप में ज़्यादातर द फास्ट एंड द फ्यूरियस, टू फास्ट टू फ्यूरियस और फास्ट एंड फ्यूरियस के लिए विशेष सुविधाओं के रूप में शामिल किया गया था। फिल्में जो 10 से 20 मिनट तक की होती है को स्वनिहित कहानियों के लिए डिज़ाइन किया गया, जो फिल्मों में पेश किए गए पात्रों या घटनाओं के लिए बैक स्टोरी प्रदान करती है। उन्हें कालानुक्रमित अंतर को पाटने के लिए भी डिज़ाइन किया गया था, जो कि शुरुआती लीड के रूप में बनाया गया था, जो श्रृंखला को छोड़ देता है। वहीं द टर्बो चार्ड प्रील्यूड फॉर टू फास्ट टू फ्यूरियस के साथ ब्रायन ओकोनर मियामी पहुंचने तक कानूनी प्रवक्ता से बचने के लिए लॉस एंजल्स से भाग जाता है। फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस और टू फास्ट टू फ्यूरियस की घटनाओं के बीच सेट की गई है।
जहां दोस्तों लॉस बैंडोल और वहीं बैंडोल रोश जो कि 2009 की है फिल्म है। वहीं डोमिनिक टोरंटो डोमिनिकन गणराज्य में वांछित भगोड़े के रूप में रहता है। अंत में एक गरीब पड़ोस की मदद करने के लिए गैसोलीन शिपमेंट के अपहरण की योजना बनाने के लिए लेटी और अन्य सहयोगियों के साथ फिर से जोड़ता है। फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस की घटनाओं के बाद और फास्ट एंड फ्यूरियस से पहले सेट की गई है, जहां दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स जो कि 2019 से 2011 तक चली, जहां दोस्तों टोनी टोराटो जो कि डोमिनिक टोराटो के चचेरे भाई को एक सरकारी एजेंसी द्वारा अपने दोस्तों के साथ एक कुनील रेसिंग लीग में घुसपैठ करने के लिए भर्ती किया जाता है, जो SH-1FT3R नामक एक अपराध संगठन के लिए एक मोर्चे के रूप में सेवा करता है, जो विश्व वर्षज पर लूट और वहीं तुला हुआ है। फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स फिल्म फ्रेंचाइजी पर आधारित ड्रीमवर्क्स एनिमेशन टेलीविजन द्वारा निर्मित एक एनिमेटेड श्रृंखला है। ड्रीमवर्क एनिमेशन के साथ विन डिजिटल ने डोमिनिक टोरंटो के रूप में अपनी भूमिका को फिर से दोहराया, जहां संक्षिप्त दिखावे में चरित्र को आवाज दी गई। ये टीम हेड्रिक, ब्रेंट हैलैंड, डीजल और साथ ही साथ नील मोरिट और क्रिस मॉर्गन द्वारा निर्मित कार्यकारी थी, जहां हेड्रिक और हैलैंड शो के श्रोताओं के रूप में भी काम करते हैं, जहां सीरीज का पहला सीजन 26 दिसंबर 2019 को नेटफ्लिक्स पर और इसका दूसरा सीजन 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज किया गया था। इसका तीसरा सीजन 26 दिसंबर, चौथा सीजन 16 अप्रैल 2021 को रिलीज हुआ था। पांचवा 13 अगस्त को जारी किया गया और छठे और अंतिम सीजन का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को हुआ। जहां दोस्तों प्रिंसिपल कास्ट की बात करें तो इस खंड में ऐसे पात्र शामिल हैं जो कई फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों और संबंधित मीडिया में दिखाई देते हैं। एक खाली गहरे भूरे रंग का सेल इंगित करता है कि चरित्र मीडिया में नहीं था या चरित्र को आधिकारिक उपस्थिति की पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी। जहां दोस्तों फिल्म में चरित्र जो कि विशेष रूप से डोमिनिक टोरंटो थे, जहां प्रमुख रूप से विन डीजल ने इस किरदार को निभाया था, जहां उनकी भूमिका को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी और पॉल वॉकर ने ब्रायन ओकॉनर की भूमिका को निभाया। ड्वेन जॉनसन ने ल्यूक हॉब्स की और जेसन स्टेथेम ने डेकार्ड शो की। मिशेल रोड्रिग्स ने लेटी आर्टिस की, टायरिस गिब्सन ने रोमन पियर्स की भूमिका को निभाया, जहां क्रिस ब्रेस ने टेस पार्कर की भूमिका को निभाया और जॉन सेना का और वहीं जैकब टोराटो के रूप में दिखाई दिया और जोर्डाना बूस्टर ने मिया टोराटो की भूमिका को निभाया था। जहां प्रमुख रूप से 2000 में अभिनेता पॉल वॉकर ने द स्कल्स पर डायरेक्टर रॉब कोहेन के साथ काम किया। कोहेन ने मई 1998 में प्रकाशित पत्रिका के लेख नील एच मोरिट्ज के साथ निर्माता के साथ एक सौदा किया, जिसमें न्यूयॉर्क शहर में चल रहे एक अंडरकवर स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का विवरण दिया गया था और एक कहानी का सुझाव दिया गया, जो फिल्म व्हाइट ब्रेक पिच ब्लैक, जिसमें कई स्क्रिप्ट परिवर्तनों के साथ दिखाए गए। वहीं बाद में मोर्टिज को रेसर एक्स के साथ साथ रेड लाइन रेस वॉक्स और स्ट्रीट वॉक्स के बीच चयन करने में कठिनाई हुई, लेकिन अंत में अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स पर एक वित्त चित्र से प्रेरित था और कोहेन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए एक अनामा एक्शन फिल्म के लिए और वहीं फिल्म के लिए साथ एक सौदा हासिल किया और वार्कर से संपर्क किया और उसने अपनी ड्रीम एक्शन फिल्म का सुझाव देने के लिए कहा, जहां वार्कर ने डेज ऑफ एंथर और डॉनी ब्राको फिल्मों के मैशअप का सुझाव दिया। इसके तुरंत बाद कोहेन और मोरिट्ज ने उसे एक वाइब ला कर दिया, लेकिन एक अंडरकवर पुलिस वाले के रूप में वॉकर का अनुसरण करने के लिए तैयार था। लॉस एंजल्स में भूमिगत स्ट्रीट रेसिंग की दुनिया में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया। यह सुनकर वॉकर ने तुरंत हस्ताक्षर किया। उनने सह कलाकार को ढूंढना मुश्किल साबित कहा। ब्लॉकबस्टर गन इन 60 सेकंड्स की सफलता के कारण स्टूडियो ने डोमिनिक टोरंटो की भूमिका में टिमोथी ओलेओ के विचार को पसंद किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
जहां दोस्तों अपने प्रदर्शन के बाद मोरिस विन डीजल पर कायम रहे, जिसमें 1954 की फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस शामिल थी। टाइटल का उपयोग करने के लिए लाइसेंस के बदले मोरिस को इसके निर्देशन रोजर कॉमर्स को कुछ स्टॉक फुटेज का उपयोग करने का व्यापार किया गया था। जून 2001 में रिलीज होने पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों को तोड़ दिया और 2002 की अगली कड़ी को सितंबर तक हरी झंडी मिल गई। डीजल ने अगली कड़ी के लिए लौटने से ये कहते हुए मना कर दिया कि पटकथा अपने पूर्ववर्ती से कमतर थी। कोहेन ने फिल्म XXX को विकसित करने का संकल्प और विकल्प चुनते हुए अगली कड़ी को भी अस्वीकार कर दिया। वहीं इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल ने लेखकों को वॉकर के नेतृत्व में एक स्टैंड अलोन सीक्वल बनाने के लिए कमीशन दिया और जॉन सिंगलटन को लाया। नए निर्देशक के रूप में फिल्मांकन में 1 साल की देरी हुई और उत्पादन स्थान मियामी में स्थानांतरण कर दिया गया, जहां टेरिस गिब्सन, जिन्होंने फिल्म बेबी बॉय में सिंगलटन के साथ काम किया था, को वॉकर के नए सह कलाकार के रूप में काम पर रखा गया और लंबे समय तक चलने वाले कलाकारों के सदस्य लुडाक्रिस को पेश करने वाली श्रृंखला में पहली प्रविष्टि थी। यूनिवर्सल ने तीसरी किस्त के लिए डीजल को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन अन्य परियोजनाओं द्वारा स्क्रिप्ट के प्रति अरुचि के कारण उन्होंने फिर से मना कर दिया। फिल्म बेटर लक टुमारो के लिए लीन के काम से प्रभावित हुए, जिसमें टोक्यो ड्रिफ्ट के साथ समान तत्व थे, जहां वॉकर या मूल कलाकारों के किसी अन्य सदस्य की वापसी को सुरक्षित करने में विफल रहने के बाद यूनिवर्सल ने फ्रेंचाइजी के रिबूट का आदेश दिया और पटकथा लेखक क्रिस मार्गस ने बाद में मुख्य रूप से कार के प्रति उत्साही लोगों के लिए श्रृंखला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, नए पात्रों को पेश किया और कार से संबंधित उपसंस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया और श्रृंखला को टोक्यो में स्थानांतरण कर दिया। जापान में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव उद्योगों में से एक ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर स्थानों में फिल्माया गया था। मोरिस साहब वापस लौटे और डायरेक्टर जस्टिन के लिए काम पर रखा और वहीं जस्टिन ली को काम पर रखा के साथ समान तत्व साझा किए गए थे। इसके अलावा अभिनेता की प्रोडक्शन कंपनी को रिडिक चरित्र के अधिकार हासिल करने के बदले में श्रृंखला एक कैमियो उपस्थिति के लिए डीजल लाने में सक्षम थी, जहां तीसरी फिल्म फ्रेंचाइजी की आर्थिक रूप से सबसे कम सफल रही और इसका गुनगुना स्वागत हुआ और फ्रेंचाइजी का भविष्य अधर में लटक गया। जहां फ्रेंचाइजी से दूर डीजल ने द क्रॉनिकल्स ऑफ डेरेक 2004, द फेसिफायर और फाइंड मी गिल्टी सहित कई बॉक्स ऑफिस या महत्वपूर्ण फ्लॉप फिल्में बनाई। यूनिवर्सल के साथ विचार विमर्श के बाद जोड़ी ने श्रृंखला को पुनर्जीवित करने में रुचि दिखाई। डीजल पर हस्ताक्षर करने और लीन की वापसी को पुष्टि करने के बाद यूनिवर्सल ने पहली फिल्म के लिए मूल सह कलाकारों को ट्रैक करने के लिए काम किया और 2008 के मध्य में वॉकर, मिशेल रोड्रिग्स और जोर्डाना ब्रूस्टर को फिर से साइन किया गया। वॉकर शुरू में 6 साल बाद फ्रेंचाइजी में फिर से शामिल होने के लिए अनुत्सुक थे, लेकिन डीजल ने उन्हें आश्वासन दिया कि फिल्म को पहली सच्ची अगली कड़ी माना जाएगा। चरित्र हान लियू के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा के बाद मार्गन लेखक में लौट आए। तीसरी फिल्म में चरित्र की स्पष्ट मौत को देखते हुए फ्रेंचाइजी की समय रेखा को उसकी उपस्थिति के हिसाब से बदल दिया गया था, जहां कार संस्कृति पर जोर कम होने के साथ चौथी फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ एक व्यावसायिक रूप से सफल रही। हालांकि आलोचनात्मक स्वागत मिला जुला था, लेकिन इसने फ्रेंचाइजी के साथ साथ डीजल और वॉकर की स्टार पावर को फिर से जीवंत कर दिया था। जहां 2011 में फास्ट लाइफ रिलीज हुई थी और फिल्म को विकसित करते समय यूनिवर्सल पूरी तरह से पिछली फिल्मों में प्रचलित किसी भी स्ट्रीट रेसिंग तत्वों से दूर चला गया, ताकि फ्रेंचाइजी को कारों से जुड़ी एक हेस्ट एक्शन श्रृंखला में बदल दिया जा सके। ऐसा करने से वो व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने की उम्मीद करते थे, जो अन्यथा कारों और कार संस्कृति पर भारी जोर से दूर हो सकते थे।
फास्ट F5 को श्रृंखला में संक्रमणकालीन फिल्म माना जाता है जिसमें केवल एक कार रेस होती है। 2011 के अंत में लॉस एंजल्स टाइम्स ने बताया कि यूनिवर्सल दोनों फिल्मों के माध्यम से चल रही है और एक ही कहानी के साथ छठी और सातवीं किस्त के करीब आ रहा है, जिसमें मार्कस ने स्वतंत्रता और परिवार के विषयों की परिकल्पना की थी, लेकिन बाद में स्टूडियो की इच्छाओं को शामिल करने के लिए खाते में स्थानांतरण कर दिया गया था। लिन ने खुलासा किया कि डीजल के साथ विचार विमर्श के बाद स्टोरी बोर्डेड और साथ ही साथ प्रीव्यू जुलाई किया गया था। जहां दोस्तों यूनिवर्सल के पास 2014 के लिए एक प्रमुख इवेंट फिल्म की कमी थी और बैंक योग्य संपत्ति के रूप में अपनी उपस्थिति के कारण फ्यूरियस 7 को 2013 के मध्य में प्री प्रोडक्शन में लाया गया। लिन ने 7वीं फिल्म का निर्देशन नहीं करने का फैसला किया क्योंकि वो अभी भी फास्ट एंड फ्यूरियस 6 पर पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे। मुख्य रूप से डरावनी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किए कर्तव्यों को निभाया। 30 नवंबर 2013 को वाकर की एकल वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें केवल आधा अधूरा फिल्मांकन था। वाकर की मृत्यु के बाद स्क्रिप्ट पुनर्लेखन के लिए फिल्मांकन में देरी हुई और उनके भाइयों कालेब और कोडी को उनके शेष दृश्यों को पूरा करने के लिए स्टैंड इन के रूप में इस्तेमाल किया गया, जहां स्क्रिप्ट ने पूर्ण लेखक ने वार्नर और ब्रूस्टर दोनों के पात्रों की कहानी को पूरा किया था। 2015 में डीजल ने घोषणा की कि संभावित स्पिन ऑफ विकास के प्रारंभिक चरण में थे। जहां दोस्तों 2019 में डीजल ने एक फिल्म की घोषणा की जो फास्ट एंड फ्यूरियस की महिला पात्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी और उल्लेख किया कि विकास में 3 स्पिन ऑफ फिल्में होगी, निकोल परमैन, लिंडसे बियर और साथ ही साथ जिनेवा रॉबर्टसन। जहां पहला स्पिन ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस प्रोजेक्ट्स हॉब्स एंड शो 2018 में घोषित किया गया था और इसमें जॉनसन और जेसन स्टैथम ने अभिनय किया। 2017 के अंत में वैरायटी ने बताया कि मॉर्गन ने पटकथा लिखी थी जबकि डेविड लीच डायरेक्टर थे। मूल रूप से मुख्य श्रृंखला में 9वीं फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज होने वाली थी। इसके बाद अप्रैल 2021 में 10वीं थी। इसके बजाय यूनिवर्सल ने 2019 की रिलीज की तारीख पर कब्जा करने के लिए स्पिन ऑफ के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुना था। अक्टूबर 2018 में लंबी अवधि के प्रोड्यूसर नील एच मोरिस ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के खिलाफ मौखिक अनुबंध के उल्लंघन और साथ ही साथ प्रॉमिसरी धोखाधड़ी के लिए मुकदमा दायर किया, जब वितरकों ने उन्हें हॉब्स एंड शो के प्रमुख प्रोड्यूसर के रूप में हटा दिया। इसके अलावा मई 2019 में ये खुलासा किया गया कि यूनिवर्सल ने मोरिट्ज को भविष्य की सभी फास्ट एंड फ्यूरियस किस्तों से हटा दिया है, जहां द फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट जस्टिन ली द्वारा डायरेक्टेड, सुंग कॉन्ग द्वारा अभिनीत एक फास्ट सागा ऑफ हाल न्यू में पहली उपस्थिति को चिह्नित किया। जहां अप्रैल 2016 में ड्रीम वर्क्स एनिमेशन को एनबीसी यूनिवर्सल द्वारा $3.5 बिलियन में अधिग्रहण किया गया था, जिसमें कंपनी के साथ यूनिवर्सल पिक्चर्स बैनर के तहत या फिल्मों के साथ एनिमेटर परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए पहली नज़र का सौदा शामिल था। अप्रैल 2018 में स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स ने फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स श्रृंखला को हरा भरा कर दिया, जिसमें ब्रेंट हैलेंड, डीजल, टिम हेड्रिक और मॉर्गन कार्यकारी प्रोड्यूसर के रूप में और साथ ही साथ हेड्रिक और हैलेंड शो रनर के रूप में थे। श्रृंखला का प्रीमियर 26 दिसंबर 2019 को हुआ और यह 6 सीजन तक चला था, जहां प्रमुख रूप से फिल्म के लिए एक बेहतरीन गानों के साथ इसके बेहतरीन परफॉर्मेंस के अपने पूर्ववर्ती भूमिकाओं के बारे में भी बातें की गई थी। नवंबर 2022 में स्ट्रीटवेयर रिटेलर डम्बगुड ने फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ टी-शर्ट, शर्ट और फिल्मों के क्षणों और पात्रों वाले ट्रैक पैंट की विशेषता वाले एक विरासत संग्रह पर सहयोग किया। हाई बेस्ट के एरिक ब्रायन द्वारा संग्रह की सकारात्मक समीक्षा की गई, जिन्होंने लिखा डम्बगुड की पेशकश केवल मर्चेंट के चयन से कहीं अधिक है, लेकिन यह कार संस्कृति और फिल्मों के आसपास के समुदाय के केंद्र में स्थित भी है।
जहां LA टाइम्स के अनुसार लॉस एंजल्स पुलिस विभाग के कुछ अधिकारी हैं जो शहर में स्ट्रीट रेसिंग को लोकप्रिय बनाने के लिए फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों को दोषी मानते हैं। अगस्त 2022 में लॉस एंजल्स के निवासियों ने फास्ट एक्स के फिल्मांकन के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें दावा किया गया कि फिल्म में अवैध स्ट्रीट रेसिंग को बढ़ावा दे रही है, जो कि उनके लिए काफ़ी खतरनाक है। द गेम अवार्ड्स 2019 में फास्ट एंड फ्यूरियस चौराहे की घोषणा की गई और खेल मूल रूप से मई 2020 में रिलीज के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली तार्किक समस्याओं के कारण इसमें देरी हुई और अंत में इसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और साथ ही साथ एक्सबॉक्स वन के लिए 7 अगस्त 2020 को बड़े पैमाने पर नकारात्मक स्वागत के लिए इसे जारी किया गया था, जहां विशेष इस फिल्म को मुख्य तौर पर कई सारी आलोचनाएं भी मिली थी। जहां दोस्तों एक बेहतरीन फिल्म के साथ यूनिवर्सल ने स्पिन ऑफ फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट्स और साथ ही साथ हॉब्स एंड शो को शामिल करने की श्रृंखला का विस्तार किया है। तो दोस्तों बता दें कि इस फिल्म यानी फास्ट एक्स या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ ये फिल्म जो कि मुख्य तौर पर एक बेहतरीन फिल्म साबित होने वाली है। जहां दोस्तों बता दें कि एक बेहतरीन भूमिका के साथ फिल्म जिसे दर्शकों से काफ़ी प्यार दिया गया, जबकि इसकी सहायक ड्रीमवर्क्स एनिमेशन ने एनिमेटेड स्ट्रीमिंग टेलीविज़न श्रृंखला फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स के साथ इसका अनुसरण किया। सभी फिल्मों के लिए साउंड ट्रैक एल्बम जारी किए गए थे और साथ ही फिल्मों में सुने जाने वाले मौजूदा संगीत वाले संकलन एल्बम भी जारी किए गए। श्रृंखला में शामिल होने वाली 2 लघु फिल्में भी जारी की गई थी। वहीं श्रृंखला व्यावसायिक रूप से सफल रही और ये यूनिवर्सल की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी है और 8वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली श्रृंखला है, जिसमें $6 बिलियन से अधिक की संयुक्त कमाई भी है। पहली 4 फिल्मों के लिए आलोचनात्मक स्वागत 5वीं और बाद की फिल्मों तक मिश्रित था, जिन्हें अधिक सकारात्मक रूप से प्राप्त किया गया और फिल्मों के बाहर फास्ट एंड फ्यूरियस अन्य मीडिया पर फोकस रहा, जिसमें यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड और यूनिवर्सल स्टूडियो फ्लोरिडा लाइव शो, विज्ञापन, खिलौने और वीडियो गेम शामिल रहा। इसे वो वाहन माना जाता है जिसने प्रमुख अभिनेताओं विन डीजल और पॉल वॉकर को स्टारडम के लिए प्रेरित किया था। जहां दोस्तों ब्रायन ओकोनर एक अंडरकवर पुलिस अधिकारी जो अज्ञात ऑटोमोबाइल अपहर्ताओं के एक समूह की पहचान का पता लगाने का काम सौंपा गया, जिसके बारे में माना जाता है कि डोमिनिक टोरेटो इसका नेतृत्व कर रहा है। जहां दोस्तों ब्रायन ओकोनर और रोमन पियर्स ने ड्रग लॉर्ड कार्टन वेरन को उनके आपराधिक रिकॉर्ड को मिटाने के बदले में अमेरिकी सीमा शुल्क सेवा के लिए गुप्त रूप से जाने के लिए टीम भी बनाई, जहां डोमिनिक टोरेटो के रूप में विन डीजल के बिना मुख्य श्रृंखला में ये एकमात्र फिल्म थी। हाई स्कूल कार उत्साही सिन बोसवेल को अपने पिता के साथ टोक्यो में रहने के लिए भेजा जाता है और शहर के बहते समुदाय में सावधान पाता है, जहां विन डीजल फिल्म के अंत में डोमिनिक टोरेटो के रूप में छोटी सी भूमिका भी निभाते हैं। डोमिनिक टोरेटो और फेडरल ब्यूरो और इन्वेस्टिगेशन एजेंट ब्रायन ओकोनर को टोरेटो में प्रेमी लेटी अर्जिट की हत्या का बदला लेने और ड्रग लॉर्ड आर्टुरो ब्रागा को पकड़ने के लिए साथ काम करने के लिए मजबूर करता है। वहीं फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस की घटनाओं के 5 साल बाद टोक्यो ड्रिफ्ट से पहले सेट की गई है, जिसमें सुंग कांग ने बाद की फिल्म में हान लियू के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। जहां दोस्तों फास्ट 5 2011 के साथ डोमिनिक टोरेटो, ब्रायन ओकानर और मिया टोरेटो ने अमेरिकी डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस एजेंट ल्यूक हॉब्स द्वारा गिरफ्तारी के लिए पीछा करते हुए भ्रष्ट व्यवसायिक हर्नर रेस से $100 मिलियन चोरी करने की योजना बनाई।
फिल्म टोक्यो ड्रिफ्ट की घटनाओं से पहले भी सेट की गई थी और फिल्म में प्रदर्शित नहीं होने के बावजूद मिड क्रेडिट दृश्य में लेटी ऑर्टिज के रूप में मिशेल ड्रोगिस की एक तस्वीर दिखाई गई थी, जहां विशेष रूप से तस्वीर दिखाने के साथ साथ एक बेहतरीन क्रेडिट के साथ, जहां ईवा मेंडेस टू फास्ट टू फ्यूरियस में और वहीं टू फास्ट टू फ्यूरियस से मोनिका फ्यूटनेस के रूप में अपनी भूमिका को दोहराती है। वहीं फास्ट एंड फ्यूरियस 6 जो कि 2016 में रिलीज हुई, वहीं डोमिनिक टोरेंटो, ब्रायन ओकॉनर और उनकी टीम को मूल्य हफ्स द्वारा उनके अपराधों के लिए और वहीं माफ़ी की पेशकश की जाती है, जिसके बदले में उन्हें ओवेन शो के नेतृत्व वाले कुशल भाड़े के संगठन को गिराने में मदद मिलती है, जिसमें से एक सदस्य टोरेंटो के पूर्व प्रेमी लेटी ऑर्टिज भी है। फिल्म टोक्यो ड्रिफ्ट की घटनाओं से पहले सेट की जाने वाली अंतिम फिल्म है जेसन स्टाथम क्रेडिट दृश्य में ओवेन के बड़े भाई डेकार्ड शॉ के रूप में दिखाई देते हैं, जो प्रतीत होता है कि हान को मार रहे हैं, जैसा कि टोक्यो ड्रिफ्ट में देखा गया। वहीं उग्र 7 जो कि 2005 यानी फ्यूरियस 7 2005 में रिलीज हुई, इसकी कहानी कुछ इस तरह बताती है, जहां डेकार्ड शो एक दुष्ट विशेष बल हत्यारा जो अपने अचेतावस्था में पड़े छोटे भाई ओवेन शॉ का बदला लेने की कोशिश कर रहा है, जहां डोमिनिक टोरेंटो और टीम को एक बार फिर खतरे में डालता है। फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस 6 की घटनाओं के बाद सेट की गई है और टोक्यो ड्रिफ्ट के अंत से जारी है, जिसमें लुकास ब्लैकसिन बोसवेल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराते हैं। 2013 में उनकी मृत्यु के कारण यह ब्रायन ओकॉनर के रूप में पॉल वॉकर की अंतिम उपस्थिति को भी चिह्नित करता है। वहीं द फेट ऑफ द फ्यूरियस 2017 की कहानी कुछ ऐसी है। साइबर आतंकवादी फिर डोमिनिक टोरेंटो को उसके लिए काम करने के लिए मजबूर करता है और उसे अपनी टीम के खिलाफ कर देता है, जिससे उन्हें सिफर को नीचे ले जाने और उसके साथ फिर से जुड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। टोक्यो ड्रिफ्ट के बाद ये पहली फिल्म है जिसमें पॉल वॉकर को ब्रायन ओकॉनर और साथ ही साथ जॉर्डाना ब्रूस्टर को मिया टोरेंटो के रूप में नहीं दिखाया गया। यह ड्वेन जॉनसन की मुख्य श्रृंखला में ब्लूक हॉप्स के रूप में अंतिम उपस्थिति को भी चिह्नित करता है। जहां फ्यूरियस 9 जो कि 2021 में रिलीज हुई, इसकी कहानी कुछ ऐसी है। डोमिनिक टोरेंटो और उसके परिवार को सिफर जैकब टोरेंटो, एक दुष्ट एजेंट और डोमिनिक के अलग हुए भाई सहित ओटो नाम के एक अभिजात वर्ग के नेतृत्व में एक विश्व बिखरने वाली साजिश को रोकना है। फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस की घटनाओं के 2 साल बाद सेट की गई है। जेसन स्टैथम मिड क्रेडिट दृश्य में डेकार्ड शो के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि जॉर्डन ब्रूस्टर मिया टोरेंटो की अपनी भूमिका को फ्रेंचाइजी में लौटते हैं और शुंगकोंग हान लियो के रूप में जो जीवित होने के लिए प्रकट होता है, और लुकास ब्लैक शॉन बोसवेल के रूप में। शाद माउस और जेसन टोबिन ने टोक्यो ड्रिफ्ट से क्रामा स्ट्रिंग और अर्ल हू के रूप में अपनी भूमिकाओं को फिर से निभाया। जहां दोस्तों फास्ट एक्स जो कि 2023 है, जहां दोस्तों डोमिनिक टोरेंटो को अपने परिवार और चालक दल को मृतक ड्रग किंगपिन हर्नर रेस के बेटे डांटे रेस से बचाना है। फास्ट एक्स को फास्ट 9 की घटनाओं के बाद फास्ट 5 के 12 वर्षों के बाद सेट किया गया है। अनटाइटल्ड फास्ट एक्स सीक्वल जो कि 2025 में रिलीज होने वाली है। 19 अप्रैल को लुई लेट्रिया को फास्ट एक्स के लिए एक शीर्षहीन सीक्वल के निर्देशन के रूप में घोषित किया गया, जबकि क्रिस्टीना हॉडसन और ओरेन उजिल को 5 दिन बाद पटकथा लेखक के रूप में पुष्टि की गई। 26 अप्रैल को सिनेमाकॉन में विन डीजल ने खुलासा किया कि 11वीं फिल्म 2025 में रिलीज होगी।
जहां दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस प्रेजेंट हॉब्स एंड शो जो कि 2009 में रिलीज हुई थी, वहीं ल्यूक हॉब्स और डेकार्ड शो ने डेकार्ड की बहन हैटी के साथ मिलकर साइबरनेटिक रूप से उन्नत आतंकवादी ब्रिस्टन लोड से लड़ाई की, जो दुनिया को एक घातक वायरस से डराता रहता है। फिल्म द फेट ऑफ द फ्यूरियस की घटनाओं के बाद सेट की गई है, जहां मैडलिंग शो के रूप में हेलन मिरेन ने अपनी भूमिका को दोहराया, जहां डेकार्ड और ओवेन और हैटी की मां श्रृंखला में और वही मुख्य श्रृंखला से रही। दोस्तों शीर्षकहीन महिला नेतृत्व वाले स्पिन ऑफ टीवी है, जो कि 2015 में डीजल ने कहा कि प्रमुख स्पिन ऑफ विकास में थे, और 2019 में निकोल पर्लमैन लिंडे और वहीं लिड से वियर और साथ ही साथ जिनेवा रॉबस्टन ड्रोटो के साथ पटकथा लेखक के रूप में एक महिला स्पिन ऑफ की पुष्टि की गई थी। जहां दोस्तों लघु फिल्मों को या तो डायरेक्ट टू वीडियो रिलीज किया गया था या सीमित नाटकीय वितरण देखा गया था। डीवीडी रिलीज के हिस्से के रूप में ज़्यादातर द फास्ट एंड द फ्यूरियस, टू फास्ट टू फ्यूरियस और फास्ट एंड फ्यूरियस के लिए विशेष सुविधाओं के रूप में शामिल किया गया था। फिल्में जो 10 से 20 मिनट तक वहीं 20 मिनट तक की होती है को स्वनिहित कहानियों के लिए डिज़ाइन किया गया, जो फिल्मों में पेश किए गए पात्रों या घटनाओं के लिए बैक स्टोरी प्रदान करती है। उन्हें कालानुक्रमिक अंतर को पाटने के लिए भी डिज़ाइन किया गया था, जो कि शुरुआती लीड के रूप में बनाया गया था, जो श्रृंखला को छोड़ देता है। वहीं द टर्बो चार्ड प्रील्यूड फॉर टू फास्ट टू फ्यूरियस के साथ ब्रायन ओकोनर मियामी पहुंचने तक कानूनी प्रवक्तर से बचने के लिए लॉस एंजल्स से भाग जाता है। फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस और टू फास्ट टू फ्यूरियस की घटनाओं के बीच सेट की गई है, जहां दोस्तों लॉस बैंडोल और वहीं बैंडोल रोश जो कि 2009 की है फिल्म है, वहीं डोमिनिक टोरंटो डोमिनिकन गणराज्य में वांछित भगोड़े के रूप में रहता है। अंत में एक गरीब पड़ोस की मदद करने के लिए गैसोलीन शिपमेंट के अपहरण की योजना बनाने के लिए लेटी और अन्य सहयोगियों के साथ फिर से जोड़ता है। फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस की घटनाओं के बाद और फास्ट एंड फ्यूरियस से पहले सेट की गई है, जहां दोस्तों फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स जो कि 2019 से 2011 तक चली, जहां दोस्तों टोनी टोराटो जो कि डोमिनिक टोराटो के चचेरे भाई को एक सरकारी एजेंसी द्वारा अपने दोस्तों के साथ एक कुनील रेसिंग लीग में घुसपैठ करने के लिए भर्ती किया जाता है, जो SH-1FT3R नामक एक अपराध संगठन के लिए एक मोर्चे के रूप में सेवा करता है, जो विश्व वर्षज पर तुला हुआ है। फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसर्स फिल्म फ्रेंचाइजी पर आधारित ड्रीमवर्क्स एनिमेशन टेलीविज़न द्वारा निर्मित एक एनिमेटेड श्रृंखला है। ड्रीमवर्क एनिमेशन के साथ विन डिजिटल ने डोमिनिक टोरंटो के रूप में अपनी भूमिका को फिर से दोहराया, जहां संक्षिप्त दिखावे में चरित्र को आवाज़ दी गई। ये टीम हेड्रिक, ब्रेंट हैलैंड, डीजल और साथ ही साथ नील मोरिट और क्रिस मॉर्गन द्वारा निर्मित कार्यकारी थी, जहां हेड्रिक और हैलैंड शो के श्रोताओं के रूप में भी काम करते हैं, जहां सीरीज का पहला सीजन 26 दिसंबर 2019 को नेटफ्लिक्स पर और इसका दूसरा सीजन 9 अक्टूबर 2020 को रिलीज़ किया गया था। इसका तीसरा सीजन 26 दिसंबर, चौथा सीजन 16 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुआ था। पांचवा 13 अगस्त को जारी किया गया और छठे और अंतिम सीजन का प्रीमियर 17 दिसंबर 2021 को हुआ। जहां दोस्तों प्रिंसिपल कास्ट की बात करें तो इस खंड में ऐसे पात्र शामिल हैं जो कई फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्मों और संबंधित मीडिया में दिखाई देते हैं। एक खाली गहरे भूरे रंग का सेल इंगित करता है कि चरित्र मीडिया में नहीं था या चरित्र को आधिकारिक उपस्थिति की पुष्टि अभी तक नहीं हुई थी। जहां दोस्तों फिल्म में चरित्र जो कि विशेष रूप से डोमिनिक डोम टोरंटो थे, जहां प्रमुख रूप से विन डीजल ने इस किरदार को निभाया था।
जहां उनकी भूमिका को दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली थी और पॉल वॉकर ने ब्रायन ओ'कॉनर की भूमिका को निभाया। ड्वेन जॉनसन ने ल्यूक हॉब्स की और जेसन स्टेथेम ने डेकार्ड शो की। मिशेल रोड्रिग्स ने लेटी ऑर्टिज की, टायरिस गिब्सन ने रोमन पियर्स की भूमिका को निभाया, जहां क्रिस ब्रेस ने टेस पार्कर की भूमिका को निभाया और जॉन सेना का और जैकब टोराटो के रूप में दिखाई दिया और जोर्डाना ब्रूस्टर ने मिया टोराटो की भूमिका को निभाया था। जहां प्रमुख रूप से 2000 में अभिनेता पॉल वॉकर ने द स्कल्स पर डायरेक्टर रॉब कोहेन के साथ काम किया। कोहेन ने मई 1998 में प्रकाशित पत्रिका के लेख नील एच मोरिट्ज के साथ निर्माता के साथ एक सौदा किया, जिसमें न्यूयॉर्क शहर में चल रहे एक अंडरकवर स्ट्रीट रेसिंग सर्किट का विवरण दिया गया था और एक कहानी का सुझाव दिया गया जो फिल्म व्हाइट ब्रेक पिच ब्लैक, जिसमें कई स्क्रिप्ट परिवर्तनों के साथ दिखाए गए। वहीं बाद में मोर्टिज को रेसर एक्स के साथ साथ रेड लाइन, रेस वॉक्स और स्ट्रीट वॉक्स के बीच चयन करने में कठिनाई हुई, लेकिन अंत में अमेरिकन इंटरनेशनल पिक्चर्स पर एक वृत्त चित्र से प्रेरित था और कोहेन ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए एक अनाम एक्शन फिल्म के लिए साथ एक सौदा हासिल किया और वॉकर से संपर्क किया और उसने अपनी ड्रीम एक्शन फिल्म का सुझाव देने के लिए कहा, जहां वॉकर ने डेज ऑफ एंथर और डॉनी ब्राको फिल्मों के मैशअप का सुझाव दिया। इसके तुरंत बाद कोहेन और मोरिट्ज ने उसे एक वाइब ला कर दिया, लेकिन एक अंडरकवर पुलिस वाले के रूप में वॉकर का अनुसरण करने के लिए तैयार था। लॉस एंजल्स में भूमिगत स्ट्रीट रेसिंग की दुनिया में घुसपैठ करने का काम सौंपा गया। ये सुनकर वॉकर ने तुरंत हस्ताक्षर किया। उनने सह कलाकार को ढूंढना मुश्किल साबित कहा। ब्लॉकबस्टर गन इन 60 सेकंड्स की सफलता के कारण स्टूडियो ने डोमिनिक टोरंटो की भूमिका में टिमोथी ओलेओ के विचार को पसंद किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जहां दोस्तों अपने प्रदर्शन के बाद मोरिट्ज विन डीजल पर कायम रहे, जिसमें 1954 की फिल्म द फास्ट एंड द फ्यूरियस शामिल थी। टाइटल का उपयोग करने के लिए लाइसेंस के बदले मोरिट्ज को इसके निर्देशन रोजर कॉमर्स को कुछ स्टॉक फुटेज का उपयोग करने का व्यापार किया गया था। जून 2001 में रिलीज होने पर फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उम्मीदों को तोड़ दिया और 2002 की अगली कड़ी को सितंबर तक हरी झंडी मिल गई। डीजल ने अगली कड़ी के लिए लौटने से ये कहते हुए मना कर दिया कि पटकथा अपने पूर्ववर्ती से कमतर थी। कोहेन ने फिल्म XXX को विकसित करने का संकल्प और विकल्प चुनते हुए अगली कड़ी को भी अस्वीकार कर दिया। वहीं इन परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सल ने लेखकों को वॉकर के नेतृत्व में एक स्टैंड अलोन सीक्वल बनाने के लिए कमीशन दिया और जॉन सिंगलटन को लाया। नए निर्देशक के रूप में फिल्मांकन में 1 साल की देरी हुई और उत्पादन स्थान मियामी में स्थानांतरण कर दिया गया, जहां टेरिस गिब्सन, जिन्होंने फिल्म बेबी बॉय में सिंगलटन के साथ काम किया था, को वॉकर के नए सह कलाकार के रूप में काम पर रखा गया और लंबे समय तक चलने वाले कलाकारों के सदस्य लुडाक्रिस को पेश करने वाली श्रृंखला में पहली प्रविष्टि थी। यूनिवर्सल ने तीसरी किस्त के लिए डीजल को वापस लाने का प्रयास किया, लेकिन अन्य परियोजनाओं द्वारा स्क्रिप्ट के प्रति अरुचि के कारण उन्होंने फिर से मना कर दिया। फिल्म बेटर लक टुमारो के लिए लीन के काम से प्रभावित हुए, जिसमें टोक्यो ड्रिफ्ट के साथ समान तत्व थे, जहां वॉकर या मूल कलाकारों के किसी अन्य सदस्य की वापसी को सुरक्षित करने में विफल रहने के बाद यूनिवर्सल ने फ्रेंचाइजी के रिबूट का आदेश दिया और पटकथा लेखक क्रिस मार्गस ने बाद में मुख्य रूप से कार के प्रति उत्साही लोगों के लिए श्रृंखला को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया, नए पात्रों को पेश किया और कार से संबंधित उपसंस्कृति पर ध्यान केंद्रित किया और श्रृंखला को टोक्यो में स्थानांतरण कर दिया। जापान में दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोटिव उद्योगों में से एक, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर स्थानों में फिल्माया गया था।
मोरित्सा वापस लौटे और डायरेक्टर जस्टिन के लिए काम पर रखा और वहीं जस्टिन ली को काम पर रखा के साथ समान तत्व साझा किए गए थे। इसके अलावा अभिनेता की प्रोडक्शन कंपनी को रिडिक चरित्र के अधिकार हासिल करने के बदले में श्रृंखला एक कैमियो उपस्थिति के लिए डीजल लाने में सक्षम थी, जहां तीसरी फिल्म फ्रेंचाइजी की आर्थिक रूप से सबसे कम सफल रही और इसका गुनगुना स्वागत हुआ और फ्रेंचाइजी का भविष्य अधर में लटक गया। जहां फ्रेंचाइजी से दूर डीजल ने द क्रॉनिकल्स ऑफ डेरेक 2004, द पेसिफायर और फाइंड मी गिल्टी सहित कई बॉक्स ऑफिस या महत्वपूर्ण फ्लॉप फिल्में बनाई। यूनिवर्सल के साथ विचार विमर्श के बाद जोड़ी ने श्रृंखला को पुनर्जीवित करने में रुचि दिखाई। डीजल पर हस्ताक्षर करने और लीन की वापसी को पुष्टि करने के बाद यूनिवर्सल ने पहली फिल्म के लिए मूल सह कलाकारों को ट्रैक करने के लिए काम किया और 2008 के मध्य में वाकर मिशेल रोड्रिग्स और जोर्डना ब्रूस्टर को फिर से साइन किया गया। वाकर शुरू में 6 साल बाद फ्रेंचाइजी में फिर से शामिल होने के लिए अनिच्छुक थे, लेकिन डीजल ने उन्हें आश्वासन दिया कि फिल्म को पहली सच्ची अगली कड़ी माना जाएगा। चरित्र हान लियू के लिए आलोचनात्मक प्रशंसा के बाद मार्गन लेखक में लौट आए। तीसरी फिल्म में चरित्र की स्पष्ट मौत को देखते हुए फ्रेंचाइजी की समय रेखा को उसकी उपस्थिति के हिसाब से बदल दिया गया था, जहां कार संस्कृति पर जोर कम होने के साथ चौथी फिल्म फास्ट एंड फ्यूरियस के साथ एक व्यावसायिक रूप से सफल रही। हालांकि आलोचनात्मक स्वागत मिला जुला था, लेकिन इसने फ्रेंचाइजी के साथ साथ डीजल और वाकर की स्टार पावर को फिर से जीवंत कर दिया था। जहां 2011 में फास्ट लाइव रिलीज हुई थी और फिल्म को विकसित करते समय यूनिवर्सल पूरी तरह से पिछली फिल्मों में प्रचलित किसी भी स्ट्रीट रेसिंग तत्वों से दूर चला गया, ताकि फ्रेंचाइजी को कारों से जुड़ी एक हेस्ट एक्शन श्रृंखला में बदल दिया जा सके। ऐसा करने से वो व्यापक दर्शकों को आकर्षित करने की उम्मीद करते थे, जो अन्यथा कारों और कार संस्कृति पर भारी जोर से दूर हो सकते थे। फास्ट F5 को श्रृंखला में संक्रमणकालीन फिल्म माना जाता है, जिसमें केवल एक कार रेस होती है। 2011 के अंत में लॉस एंजल्स टाइम्स ने बताया कि यूनिवर्सल दोनों फिल्मों के माध्यम से चल रही है और एक ही कहानी के साथ छठी और सातवीं किस्त के करीब आ रहा है, जिसमें मार्गस ने स्वतंत्रता और परिवार के विषयों की परिकल्पना की थी, लेकिन बाद में स्टूडियो की इच्छाओं को शामिल करने के लिए खाते में स्थानांतरण कर दिया गया था। लिन ने खुलासा किया कि डीजल के साथ विचार विमर्श के बाद स्टोरी बोर्डेड और साथ ही साथ प्रीव्यू जुलाई किया गया था। जहां दोस्तों यूनिवर्सल के पास 2014 के लिए एक प्रमुख इवेंट फिल्म की कमी थी और बैंक योग्य संपत्ति के रूप में अपनी उपस्थिति के कारण फ्यूरियस 7 को 2013 के मध्य में प्री प्रोडक्शन में लाया गया। लिन ने 7वीं फिल्म का निर्देशन नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि वो अभी भी फास्ट एंड फ्यूरियस 6 पर पोस्ट प्रोडक्शन कर रहे थे। मुख्य रूप से डरावनी फिल्मों के लिए जाने जाने वाले जेम्स वॉन ने डायरेक्ट किए कर्तव्यों को निभाया। 30 नवंबर 2013 को वाकर की एकल वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो गई, जिसमें केवल आधा अधूरा फिल्मांकन था। वाकर की मृत्यु के बाद स्क्रिप्ट पुनर्लेखन के लिए फिल्मांकन में देरी हुई और उनके भाइयों कालेब और कोडी को उनके शेष दृश्यों को पूरा करने के लिए स्टैंड इन के रूप में इस्तेमाल किया गया, जहां स्क्रिप्ट ने पूर्ण लेखक ने वार्नर और ब्रूस्टर दोनों के पात्रों की कहानी को पूरा किया था। 2015 में डीजल ने घोषणा की कि संभावित स्पिन ऑफ विकास के प्रारंभिक चरण में थे। जहां दोस्तों 2019 में डीजल ने एक फिल्म की घोषणा की जो फास्ट एंड फ्यूरियस की महिला पात्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी और उल्लेख किया कि विकास में 3 स्पिन ऑफ फिल्में होगी, निकोल परमैन, लिंडसे बियर और साथ ही साथ जिनेवा रॉबर्टसन। जहां पहला स्पिन ऑफ फास्ट एंड फ्यूरियस प्रोजेक्ट्स हॉब्स एंड शो 2018 में घोषित किया गया था और इसमें जॉनसन और जेसन स्टैथम ने अभिनय किया। 2017 के अंत में वैरायटी ने बताया कि मार्गन ने पटकथा लिखी थी, जबकि डेविड लीच डायरेक्टर थे।
मूल रूप से मुख्य श्रृंखला में 9वीं फिल्म अप्रैल 2019 में रिलीज होने वाली थी। इसके बाद अप्रैल 2021 में 10वीं थी। इसके बजाय यूनिवर्सल ने 2019 की रिलीज की तारीख पर कब्जा करने के लिए स्पिन ऑफ के साथ आगे बढ़ने का विकल्प चुना था। अक्टूबर 2018 में लंबी अवधि के प्रोड्यूसर नील एच मोरिस ने यूनिवर्सल पिक्चर्स के खिलाफ मौखिक अनुबंध के उल्लंघन और साथ ही साथ प्रॉमिसरी धोखाधड़ी के लिए मुकदमा दायर किया, जब वितरकों ने उन्हें हॉब्स एंड शो के प्रमुख प्रोड्यूसर के रूप में हटा दिया। इसके अलावा मई 2019 में ये खुलासा किया गया कि यूनिवर्सल ने मोरिस को भविष्य की सभी फास्ट एंड फ्यूरियस किस्तों से हटा दिया है, जहां द फास्ट एंड फ्यूरियस टोक्यो ड्रिफ्ट जस्टिन ली द्वारा डायरेक्टेड, सुंग कॉन्ग द्वारा अभिनीत एक फास्ट सागा ऑफ हॉल और वहीं हाल न्यू में पहली उपस्थिति को चिह्नित किया, जहां अप्रैल 2016 में ड्रीम वर्क्स एनिमेशन को NBC यूनिवर्सल द्वारा $3.5 बिलियन में अधिग्रहण किया गया था, जिसमें कंपनी के साथ यूनिवर्सल पिक्चर्स बैनर के तहत या फिल्मों के साथ एनिमेटेड परियोजनाओं का निर्माण करने के लिए पहली नज़र का सौदा शामिल था। अप्रैल 2018 में स्ट्रीमिंग सेवा नेटफ्लिक्स ने फास्ट एंड फ्यूरियस स्पाई रेसेस श्रृंखला को हरा भरा कर दिया, जिसमें ब्रेंट हैलेंड, डीजल, टिम हेड्रिक और मॉर्गन कार्यकारी प्रोड्यूसर के रूप में और साथ ही साथ हेड्रिक और हैलेंड शो रनर के रूप में थे। श्रृंखला का प्रीमियर 26 दिसंबर 2019 को हुआ और यह 6 सीजन तक चला था, जहां प्रमुख रूप से